आज अगर नेताजी होते तो क्या वो मंदिर के मुद्दे का समर्थन करते? आज नेताजी होते तो गाय के नाम पर 100 लोगों की लिंचिंग करने का समर्थन करते? आज अगर नेताजी होते तो धर्म के इस्तेमाल को राजनीति का वो समर्थन करते? मैं समाजवाद से केवल एक समझता हूं, समाज अध्यक्ष महोदय, मंच पर बैठे डिग्निटरीज और प्रिय मित्रों, पहले तो मैं पूछ लूं, मैं हिंदी हिंदुस्तानी में बोलूंगा, चलेगा? थैंक यू वेरी मच। अभी हम बात कर रहे थे, नेताजी भी चाहते थे कि देश के लिए एक ऐसी भाषा हो जो मिली जुली हो और ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। खैर, मेरी सीमितता है, बंगाली थोड़ी सी समझती है, अंग्रेजी समझती है, हिंदी भी समझती है, तो इसलिए मैं हिंदी में ही बात करूंगा। और पहले तो बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद दो कारणों के लिए। एक तो आपने ये कार्यक्रम का आयोजन किया जो बहुत जरूरी था, और दूसरा इसके लिए कि मुझे इस योग्य समझा कि मैं भी आकर यहाँ अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकूं। ये दोनों चीजों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब जब हम आज नेताजी की जयंती मना रहे हैं, मेरे ख्याल से और भी कई संगठन हैं जो ये जयंती मना रहे हैं कलकत्ता में ही। आशा है आप इशारा समझ गए होंगे। सवाल ये है कि नेताजी जयंती मनाने का मतलब क्या है? मतलब केवल उनके फोटो पर हार चढ़ाना नहीं है। मेरी समझ है कि उनकी जयंती मनाने का मतलब है उनके मूल्यों को याद करें और आज के संदर्भ में अपने जीवन पे लाकर समाज में लागू करने की कोशिश करें। ये मेरे लिए होता है उनकी जयंती मनाने का। कुछ आपसे सवाल करूंगा, बुरा मत मानिएगा। जैसे बताया कि मैं प्रोफेसर था, अब प्रोफेसर लोगों की तो आदत ही होती है पूछते रहने का, पर ठीक ठाक पूछूंगा, कुछ बड़ा सवाल नहीं पूछूंगा। ये बताइए, आज अगर नेताजी होते तो क्या वो मंदिर के मुद्दे का समर्थन करते? नहीं करते। आज नेताजी होते तो गाय के नाम पर 100 लोगों की लिंचिंग करने का समर्थन करते? आज अगर नेताजी होते तो धर्म के इस्तेमाल को राजनीति का वो समर्थन करते? तो ये हमारा मुख्य सवाल है। नेताजी के दो मुख्य उद्देश्य मुझे समझे हैं। एक, गरीब और अमीर के बीच की जो खाई बढ़ती जा रही है, ऑक्सफैम रिपोर्ट याद कीजिए, अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। देश के 1% लोगों के पास 40% से ऊपर संपत्ति है और देश के 50% लोग, उनके पास 4-5% संपत्ति है। सवेरे हमारे दोस्त ने कितनी प्यारी कहानी बताई जो आपने एग्जीबिशन में रखी है। नेताजी का 3 मंजिला मकान था। सड़क पे एक बूढ़ी औरत, गरीब औरत, डिप्राइव्ड औरत रहती थी, तो नेताजी को अपराध का बोध होता था। आज वो अपराध का बोध कहाँ है? समाज इस दिशा में जा रहा है, लोग उसको हाँ हाँ करते हुए चल रहे हैं। और ये एक चीज है। एक बात, समाजवाद के तो खैर बहुत परिभाषा है। बंगाल में आके समाजवाद के बारे में कहना डर लगता है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत स्कॉलर्स होंगे, बहुत स्कॉलरली डिस्कोर्सेस होंगे। मैं समाजवाद से केवल एक समझता हूं, समाज के बीच में आर्थिक विषमता कम हो, कोई भी गरीब भूखे पेट न सोए, कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जिसके शरीर पे कपड़ा ना हो। मेरी समाजवाद की छोटी सी समझ, उसको बड़ा भी मैं कर सकता हूं। तो नेताजी से क्या सीखे हम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। उनकी बायोग्राफी की बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ आ चुकी हैं, उनको दोहराने में कोई मतलब नहीं है। पहली बात मैं उनसे सीखता हूँ, एक आईएससी में टॉपर, आईएससी जो बिल्कुल एकदम रुतबे वाली नौकरी थी, जो चाहे कर सकेगा। पुराने जमाने में राजा होते थे, अंग्रेजों के जमाने में आईएससी होता था। कितना उनका पास, आईसीएस। उस नौकरी को छोड़कर वो आंदोलन में जुड़ रहे,
देश की आजादी के आंदोलन में जुड़ रहे। ये पहली बात मैं सीखता हूं कि खुद का जीवन आप जियो और समाज के लिए सोचो, देश के लिए सोचो। ये नेताजी का पहला संदेश है। अब इसी के साथ साथ समाजवाद के साथ साथ उन्होंने आगे जिस प्रकार से किया, आज बहुत प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं बहुत दिनों तक वो मध्यकालीन इतिहास पढ़ता रहा, क्योंकि आज एक कम्युनिटी को बदनाम करना है तो मुसलमान राजाओं को बदनाम करो, समझ गए ना? मुसलमान राजाओं ने अपराध किया था तो आज के मुसलमानों से बदला लो। ये एक पैटर्न है। अब एक नया चालू हो रहा है। नया चालू ये हो रहा है कि आजादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन का कोई योगदान नहीं था। योगदान था तो भगत सिंह का था, सुभाष चंद्र बोस का था, वगैरह वगैरह, सावरकर का था। सबसे ज्यादा तो सावरकर का था। अब खैर सबका योगदान था, सावरकर का थोड़ा था, बाद में उलट गया, उस पर मैं नहीं जाता हूं। पर खैर याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जिस राष्ट्रीय आंदोलन में आए, शुरू से उनके गांधी का प्रभाव भी था और गांधी से विरोध भी था। गलत बात कहने की कोई जरूरत नहीं है। गांधी से विरोध था तो उसका क्या मतलब है? गांधी से विरोध था उसका मतलब ये है तेजी से चलो। आप डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहे हो बापू, हमको पूरी आजादी चाहिए, ये सुभाष चंद्र बोस ने बोला, जवाहरलाल नेहरू ने बोला। ऐसे मतभेद रहने में कोई समस्या नहीं है। ऐसे ही मतभेद चाहिए। मतभेद ये नहीं चाहिए कि हम फैक्ट्रियां बनाएं या मंदिर बनाएं। ये आया था बाद में आया था। आजादी के आंदोलन के बाद में सबसे पहले बड़ा सवाल यही खड़ा हुआ कि देश में वो पुराने विदेशी आए, उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़ा, अब सरकार ने मंदिर बनाना चाहिए। अब जवाहरलाल नेहरू जो सुभाष चंद्र बोस जिनको अपना बड़ा भाई मानते थे, याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जवाहरलाल नेहरू को अपना बड़ा भाई मानते थे, विचारों के तौर पे बहुत सलीके थे। उन्होंने कहा ये मंदिर, सोमनाथ का मंदिर बनाना सरकार का काम नहीं है। और वही जवाहरलाल नेहरू 1954 में भाखड़ा नंगल बांध का उद्घाटन करते समय कहते हैं, ये जो बांध है इरिगेशन, उसके आगे मैं जोड़ता जाऊं, यूनिवर्सिटी, साइंटिफिक एंटरप्राइजेस, एजुकेशन, ये हमारे आधुनिक भारत के पूजा के स्थान हैं। और ये बात मुझे फिर से याद आती है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष बने और कांग्रेस का अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने दो बड़ी बातें की जो मेरे यहाँ दिल पर लिखी हुई है। पहली बात उन्होंने कही, जो भी धर्म के नाम के राजनीति करने वाले हैं, हिंदू धर्म के नाम पे, इस्लाम के नाम पे, उनको कांग्रेस में कोई जगह नहीं दी जाएगी। पहली बार उन्होंने ये बात कही और उसी के साथ उन्होंने कमेटी बनाई, प्लानिंग कमीशन या जो भी नाम था, देश की प्लानिंग के लिए, ताकि समता को लाया जा सके। और वही वो जवाहरलाल नेहरू को पत्र लिखते हैं। जवाहरलाल नेहरू से मेरे अमेरिका में थे, उनको पत्र लिखते हैं कि माय डियर जवाहर, जो इनको कहते थे, आप कब आ रहे हो, क्योंकि प्लानिंग कमेटी जो है इसकी अध्यक्षता आपको ही करनी है, क्योंकि आर्थिक तौर पे आपकी और मेरी सोच एक ही पेज पे है, एक समान है। आज ये बात मैं इसी कर रहा हूं कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जो दूसरी मीटिंग चल रही होगी, उसमें इसी व्यक्ति के ऊपर खिलाफ बात की जा रही होगी, इसलिए मैं किसी की गुणगान नहीं करना चाहता, मैं मूल्यों पे जाना चाहता हूं। आई एम मोर फॉर वैल्यूज, और वो वैल्यूज में ये है कि उन्होंने ये जो चीजें की और उसी के साथ साथ बहुत अच्छे से बताया। आजाद हिंद फौज बनाई, उसमें तीन बड़े उनके नेता थे, तीन बड़े उनके जो सेनापति थे, एक का नाम था ढिल्लो, दूसरे सहगल और तीसरे शाहनवाज। ख्याल कीजिए, ढिल्लो सरदार है, सहगल हिंदू है और शाहनवाज मुसलमान है। इस प्रकार की एकता की बात उस समय नेताजी ही कर सकते थे। और उससे भी ऊपर जाकर देखिए, उन्होंने शायद, मैं तो ज्यादा मेरे प्लेस से जानता नहीं हूँ, जनरल साहब बैठे हैं, कुछ गलत भी बोलते तो माफ कर दीजिएगा, शायद एक आर्मी में औरतों की रेजिमेंट हो, औरतें केवल काउंटी और नर्सिंग ही न करें, कॉम्बैट में भी आ सके, औरतें भी बराबरी का दर्जा लें, ये बात भी उनके दिल में कितनी गहरी होगी, इसको आप सोच लीजिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज जो राजनीति अपना सिर उठा रही है,
जो राजनीति अपना सिर खा रही है वो स्त्रियों पर भी एक प्रकार से नियंत्रण का काम कर रही है। ज्यादा विस्तार में मैं नहीं जाना चाहता, पर आपने सुना होगा वो कुछ नौजवानों को, मुसलमान नौजवानों को मारा पीटा जाता है लव जिहाद के नाम पे। लव जिहाद में कहां से लिया गया? लव जिहाद केवल मुसलमानों को बदनाम करने के लिए नहीं है, वो हिंदू स्त्रियों पर भी नियंत्रण करने के लिए है। इस बात को आप याद रखिए, इस बात को हम भुला नहीं सकते। Anyway, तो ये सुभाष चंद्र बोस को आज हम मना रहे हैं। मेरा निवेदन ये है, उनसे हम कुछ सीख के जाएं। आज की परिस्थिति में कौन से राजनीतिक प्रवाह हैं जो नेताजी के विचारों पर सही खरे उतर सकते हैं। दूसरी बात एक वार्निंग दे दूं, आजादी के समय, आजादी के आंदोलन के दौरान नेताजी की जो तड़प थी, जो एक बहुत बड़ी प्रेरणा थी कि मुझे अंग्रेजों से आजादी चाहिए, उसी समय ऐसे बहुत सारे संगठन थे जो अपनी शाखाओं में बैठकर खाकी चड्डी पहनकर आजादी के आंदोलन से दूर रहे, और आज वो नेताजी की जयंती हमसे बड़े उत्साह से मना रहे हैं। इसके पीछे की राजनीति समझ। आजादी हमको चाहिए। आजादी क्यों चाहिए? आजादी चाहिए ताकि हम भारतीय संविधान के आधार पे स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को ला सकें। और जब हम बंधुता कहते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान, हिंदू क्रिश्चियन, क्रिश्चियन मुसलमान, इस सब के बीच में एक भाईचारा, बहनचारा होना बहुत जरूरी है। फ्रेटर्निटी की बात करते हैं, पूरा इंडिया मेरा परिवार है, और उसके अंदर कुछ लोगों को बदनाम करके जब हिंसा कराई जाती है, खैर एक सवाल है, हिंसा कराई जाती है, हिंसा होती है या करवाई जाती है? हिंसा होती नहीं है, हिंसा करवाई जाती है। कुछ लोगों को पता है हिंसा करवाकर उनकी सत्ता मजबूत होगी, वही हिंसा करवाते हैं। इशारे बाकी आप समझ लीजिए। आपके राज्य में बंगाल जो इतना प्रगतिशील राज्य होना चाहिए था, लोग कहते थे जो आज बंगाल सोचता है कल पूरा भारत सोचेगा। उस राज्य में भी ऐसी राजनीतिक प्रवृत्ति आ गई जो गोल्डन पास्ट की बात करती है, मनुस्मृति के मूल्यों की बात करती है, और उसी राज्य में ऐसे लोग भी ज्यादा सक्रिय हुए जिन्होंने सुनहरा भविष्य बनाने की बात की। और सुनहरे भविष्य के बनाने की बात करने वालों में जहां हम सुभाष चंद्र बोस को याद रखते हैं, उसी जगह पे गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर को याद रखना चाहिए, जिन्होंने कहा था राष्ट्रवाद अगर संकीर्ण हो गया, if nationalism becomes sectarian and narrow, that will be the most dangerous thing। और हम उसी खतरे से जूझ रहे हैं। और मैं अपने दोस्तों को कहना चाहूंगा, हम सब की जिम्मेदारी है, और खास तौर से जो नेताजी को मानते हैं, जो नेताजी के रास्ते पे चलना चाहते हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि धर्म के नाम की राजनीति जो आज देश में बहुत डोमिनेट कर रही है, उसका मुकाबला जमीन से लेकर तो ऊपर तक होना जरूरी है। इसके सीखने की बात तीन है। एक, सामाजिक धरातल पर आज जो नफरत फैल गई है, नफरत ये किसी देश की प्रगति को आगे नहीं ले जा सकती। याद रखिए, श्रीलंका, आपको याद है, आजकल मैं श्रीलंका, पाकिस्तान, भारत का उदाहरण देता हूं। श्रीलंका बुद्ध धर्म सिंहना के नाम पे हिंदुओं, तमिलों के खिलाफ नफरत फैलाई गई, और आपको पता है श्रीलंका का क्या हाल है। आर्थिक व्यवस्था टूट गई है, लोग भूख से तड़प रहे हैं, विद्रोह कर रहे हैं। श्रीलंका, धर्म जहां भी राजनीति में आता है वो देश तरक्की नहीं कर सकता। और ये बात मैं पिछले 8 साल से देख रहा हूं, पिछले 8 साल से देख रहा हूं। जीडीपी गिर रही है, एक्सपोर्ट्स गिर रहे हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही है। मेरा एक इसमें समझ ये है कि जब धर्म को दिल से हटाकर दिमाग में लाया जाता है, उसके आधार पर जब राजनीति होती है, समाज की प्रगति नहीं हो सकती। और उसमें याद रखिए, सुभाष चंद्र बोस जो एक महान हिंदू थे, याद रखिए, he was a great Hindu, but he never thought of politics in the name of Hinduism। तो आज उनकी 125वीं एनिवर्सरी पे हम कुछ संदेश लेके जाएंगे कि हमें
ये समाज उस रास्ते पर लाना है जिसका सपना सुभाष चंद्र बोस ने देखा था। नंबर 1, समाज में नफरत फैलाई गई है धर्म के नाम पे, उसका विरोध करना है, उसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना है और वो परंपरा को लाना है जहां हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कंधे से कंधा मिलाकर समाज की प्रगति में योगदान दें। समाज में इस प्रकार के संदेश को ले जाना किसी और की जिम्मेदारी नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी है। अगर हम ये मानते हैं देश हम सबका है तो ये जिम्मेदारी हम सब की है। नंबर 1। नंबर 2, जो भी देश में धर्म के नाम पे भावनात्मक मुद्दे उठाए जाते हैं, लव जिहाद, काऊ पे तो एक ही थोड़ी किस्सा बता दूं, आई कांट दिस इज दैट, बहुत मजेदार किस्सा है। वो बीच में आया था ना, गौ हमारी माता है, बीफ है, गौ माता, और उसमें 100 लोग मारे गए। मेरे को लगा भाई इनको तो गाय को बड़ा महत्व दे रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है गाय इनके लिए। तो फिर मैंने वैदिक काल के बारे में स्वामी विवेकानंद जी का पढ़ा। स्वामी विवेकानंद जी क्या लिखते हैं? स्वामी जी लिखते हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। मैं नहीं कह रहा, मेरे ऊपर कुछ जी मेरी मत कीजिए जा रहे। स्वामी जी लिख रहे हैं वैदिक काल में बीफ खाया जाता था। फिर देखा बीफ का मुद्दा देश भर में उठाया गया, पर केरल में नहीं उठाया गया, गोवा में नहीं उठाया गया, नॉर्थ ईस्ट में नहीं उठाया गया। तो मुझे समझ नहीं रहा था यार चक्कर क्या है। तो फॉर्चुनेटली एक किताब मेरे हाथ में आई, बायो में थोड़ा बहुत पढ़ता लिखता रहता हूँ। वो किताब थी उसके, वो अपने प्रधानमंत्री थे ना जो कविता लिखते थे, हाँ वही वो थी उनकी ऑटोबायोग्राफी, वो बायोग्राफी थी। हाँ नहीं मानूंगा, विजय त्रिवेदी की पढ़ रहा था, पेज 236 पे आया। तो पढ़ने को मिला, एक बार अटल जी अमेरिका के दौरे में गए थे और लेक्चर के बाद खाना खा रहे थे, खाने का आनंद ले रहे थे। तो उनके पड़ोसी ने कंधे पे थपथपाया, बोला अटल जी आप ये क्या कर रहे हो, आप जो खा रहे हो तो बीफ है। अटल जी हंस दिए, बोले बीफ है ना, इंडियन गाय का थोड़ी है, नहीं तो अमेरिकन गाय का। दोस्तों आज देश में जहां ये मुद्दे हमारी तरफ चल रहे हैं, नौजवानों की बेकारी बढ़ रही है। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन किया, शाहीन बाग में मुसलमान औरतों ने बहादुरी से इतना लंबा आंदोलन किया। हम क्या करें कि हम नेताजी के सिद्धांतों को अपने दिल और दिमाग में रखें, वही रास्ता है उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने का। थैंक यू वेरी मच।